सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान, मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में अमन अमान के लिए कोशिशें कुछ हद तक कह लें कि रंग ले आई हैं और मोदी सरकार को बिल आखिर पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कोशिशों के आगे जंग के बजाय अमन अमान का रास्ता इख्तियार करना ही पड़ गया। अब ये रास्ता चुनने के पीछे क्या वजूहात हैं, क्या मकासद है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पाक फौज और भारतीय फौज के अहम ओहदेदारों ने गुज़िश्ता माह फरवरी में जंग बंदी के मुआहदे पर अमल का फैसला किया और 5 अगस्त 2019 के बाद से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ती कशीदगी कम करने के लिए और मजीद खूनरेजी रोकने के लिए अमन का रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान की जानिब से अमन का बार बार पैगाम दिया गया। भारत ने ही मुसलसल पाकिस्तान की पेशकश से आप कह लें कि आंखें फेरी और उसे पाकिस्तान की कमजोरी भी समझा, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में जवाब दिया। जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की गईं और उन्हीं कोशिशों के नतीजे में 2003 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन मुआहदा तय पाया। 2003 से 2007 तक पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे भी रहे और उसी दौरान मकबूजा कश्मीर के हल के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसमें वहाँ के बासियों की ख्वाहिशात का एहतराम, मकबूजा कश्मीर से भारतीय फौज का इनखला, कश्मीरियों की मुकम्मल आज़ादी और हुकूक की यकीन दहानी और खुद साख्ता हुक्मरानी पर इत्तफाक किया गया, मगर उस पर अमल नहीं हो सका। फिर 2007 के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान और भारत अमन के मिशन पर चल पड़े, मगर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल अब भी वैसी की वैसी, वहाँ पर अब भी जुल्म है। क्या भारत और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में कोई तब्दीली आ सकती है या मोदी सरकार बहुत जल्द यू टर्न ले सकती है? तमाम मेहमानों का मैं तारुफ करवाती हूँ जो आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। रिफत वानी कश्मीर से बहुत शुक्रिया, दुबे जी भारत से आपका भी बहुत शुक्रिया, अतर काज़मी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, अतर आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ में रिफत आपसे करना चाहूँगी। पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी के मुआहदे पर अमल का जो फैसला किया गया है, आप इसे कैसे देखती हैं? बहुत शुक्रिया फ़िज़ा जी। सबसे पहले तो मैं इस जो ये स्टेप लिया गया है इसको तो मैं एक खुशाइन स्टेप मानती हूँ और मेरा ख्याल है कश्मीर का कोई ही ऐसा फ़र्द होगा जो इस बात पे खुश नहीं होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो आपस में बातचीत करें। और हम भी नहीं चाहते कि ये खित्ता जो है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, और हम भी नहीं चाहते कि ये खित्ता जो है वो जंग की आग में झुलसे, क्योंकि इसमें बहुत बेगुनाह लोगों की जो है वो जान जाएगी। और अगर इस मसले को जो है एक सालसी से एक टेबल पे बैठ के हल किया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बेहतर फैसला होगा। मगर इसमें हमारी जो कुछ चीज़ें हैं वो इस रास्ते में आती हैं, वो ये कि कौन से जो है वो फैसले लिए जाएंगे, उसमें जो इंडिया और पाकिस्तान फैसले करेंगे क्या वो कश्मीरियों के लिए काबिल कबूल होंगे या नहीं होंगे। और जो मतलब जब टेबल पे ये बैठेंगे तो पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए टेबल पर कौन कौन सी शराइत रखेगा या पाकिस्तान इंडिया की तमाम शराइत को कबूल करेगा। बहैसियत कश्मीरी अगर हमसे पूछा जाएगा, मैं लीडरशिप की तरफ से तो नहीं कहती, लेकिन मैं एक आम जर्नल अगर मैं मुझसे आप पूछेंगे, तजिया पूछेंगे, तो मैं एक एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मैं बोलूँगी कि सबसे पहले तो इंडिया से मसला कश्मीर को तस्लीम करवाए, क्योंकि इंडिया इसको मसला नहीं मानता है। वो कहता है कि सिर्फ जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है इसी के ऊपर हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे। हिंदुस्तान को पूरी की पूरी स्टेट को जो है पहले मसला तस्लीम करवाना होगा ताकि इस पूरे खित्ते को जो है जंग की आग से बचाया जा सके। और जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा, आप कितनी भी कोशिश कर ले इस खित्ते में अमन लाने की, ये खित्ते में अमन नहीं आएगा। दूसरा, कैद जो जेल में कैद हमारी सियासी समाजी जो लीडरशिप है उनको जो है रिहा करने के लिए जो है वहाँ पे टेबल पे शराइत रखी जाए। जो हमारे बच्चे जो जिनके ऊपर फेक PSAs लगा के जो हमारे स्टूडेंट्स को जेलों में बंद किया गया है उनको जो है छुड़ाया जाए। जो आर्टिकल 370 को इन्होंने रिवोक किया है, आर्टिकल 370 पे तो इंडिया कहीं ना कहीं बात करने के लिए एग्री है कि हम इसको वापस ले आएंगे, लेकिन हमें आर्टिकल 370 नहीं, आर्टिकल 35A चाहिए जो कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद जो डोमिसाइल इन्होंने इशू किए हैं
जो इन्होंने 40 लाख लोगों को जो इंडियंस हैं उनको डोमिसाइल दिया है, उसको वो फैसला जो है उसको रिटर्न किया जाए। जो इन्होंने लैंड जो है वो जो लीज पे दी है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के, उनको जो है उनसे वो लैंड जो है वापस ली जाए। हमारे जो स्टेट है उसके ऊपर जो हमारा राइट था कि बाहर से आके कोई भी उसको जो है ज़मीन नहीं खरीद सकता, वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ नहीं बना सकता, वहाँ पे जो है डोमिसाइल नहीं ले सकता, तो वो राइट्स जब तक हमारे प्रोटेक्ट नहीं होंगे तो लोगों का गम और गुस्सा जो है वो ख़त्म नहीं होगा और हम लोग खुद को जो है वो महफूज नहीं समझेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि पाकिस्तान को टेबल पर जब भी हिंदुस्तान के साथ बात करेगा वो रखनी होगी। और सबसे बढ़कर ये कि सिर्फ एलओसी ही क्यों, वैली के अंदर जंग बंदी क्यों नहीं की जा रही? वहां पे अभी मतलब एक घर में अगर जो मुजाहिदीन छुपे होते हैं तो ये 10 घर साथ और जला रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तकरीबन 40 से 50 घर जलाए जा चुके हैं। ठीक है, तो एक घर बनाने में इंसान की पूरी जिंदगी सर्फ हो जाती है। ये तो हमें हमारी छत हमसे छीन रहे हैं। तो जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी, तो अगर हिंदुस्तान समझता है कि वो अमन ला सकता है बातचीत करके या इसको डिले किया जा सकता है, तो ये डिले नहीं होगा, ये और ज्यादा हालात खराब होंगे। और इसमें हिंदुस्तान के रोजाना अपने कितने फौजी जो हैं वो मारे जा रहे हैं। हिंदुस्तान का अपना अरबों डॉलर का जो है वो बजट लग रहा है हर साल का इसके ऊपर। तो वो हिंदुस्तान को अपने भी गरीब आवाम को देखें और इस मसले को जो है वो जल्द से जल्द हल करें। हम इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन उस हद तक जहां तक हमारे अपने राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं। अगर हमारे अपने राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हो रहे तो फिर हमें इसका कोई फायदा नहीं होता। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, अगर हमें नहीं हो रहा, तो फिर मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। ये फ्लैश पॉइंट था, फिर फ्लैश पॉइंट हमेशा रहेगा। ठीक है जी, हमेशा रहेगा। ठीक है जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी दुबे जी। 2003 से 7 के दौरान भी अमन के लिए कोशिशें की गई, काविशें की गई, मकबूजा कश्मीर के हल के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया जिसपे अमल नहीं हो सका। आप इस पर आइंदा दिनों में अमल होता देख रहे हैं? मोदी सरकार इस पर राजी हो सकती है? क्या है आपका तज्जिया? फिर आपकी तरफ आती हूँ। फिजा जी, आज कोई भी बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपका अभिवादन करना चाहूंगा, जय श्री राम बोलकर और राधे श्याम बोलकर। और चाहूंगा कि आप भी अगर अभिवादन करना चाहती हैं तो कृपया आप भी जय श्री राम बोलकर अभिवादन करें। क्या आप बोल सकती हैं? क्या आप अभिवादन कर सकती हैं? फिजा जी, मेरा सवाल यही है, क्या आप जय श्री राम बोलकर आप हिंदी में कुछ कह रहे हैं, मैं ज्यादा हिंदी नहीं समझती। वो उनके कहने का मतलब है कि आप तोबे जी अपने तोबे जी अपने मुल्क में जो आप लोग जबरदस्ती घर वापसी करवा रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती मुसलमान से हिंदू कन्वर्ट करवा रहे हैं, क्या आप रिलीजियस चीजें लेके आ रहे हैं? आप हो रही है उस पर बात है, आप अभिवादन स्वीकार नहीं कर रहे और दाएं बाएं की बात कर रहे हैं। मैं केवल आपको अभिवादन कर रहा हूँ, जय श्री राम बोलकर, राधे श्याम बोलकर। क्या आप अभिवादन कर सकते हैं? वो आपसे कह रहे हैं क्या टर्म ये बोल रहे हैं, क्या ये लफ्ज बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जय श्री राम तो हम उसी वक्त सुनते हैं जब मुसलमानों को वहाँ पे लिंचिंग हो रही होती है। तो क्या आपने यहाँ पे कोई लिंचिंग कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रही कि आप क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक किसी भी मजहब के काम, हम जो भी पाकिस्तानी, हम तमाम मज़ाहिब की इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, और हम चाहे कोई भी मजहब हो, लेकिन आप यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी मुझे समझ नहीं आ रही। अभिवादन नहीं कर सकते भारत की आवाम को, लेकिन हम स्वतंत्र हैं क्योंकि स्वतंत्रता नहीं, हम अल्लाह अकबर। क्या ये मुझे ये कह रहे हैं कि मैं जय श्री राम बोलूं? क्या ये कह रहे हैं दुबे जी मुझे? स्वतंत्रता है आपके यहाँ, आपकी एक मिनट, क्या आपको ये समझ आई है रफत जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपसे कि आप जय श्री राम बोलिए। मैं नहीं समझ पाई। ये मुझे कह रहे हैं कि मैं जय श्री राम बोलूं। ये आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप जय श्री राम। अच्छा चलें, ये तो बड़ी लंबी डिबेट छेड़ दी इन्होंने। एक मिनट अतर एंड रफत, एक मिनट। ये आज आपने दुबे जी, आपने उन चीजों पर मोहर लगा दी, स्टैंप लगा दी जो खबरें हम तक पहुंचती हैं, जिसके लिए मैं आवाज उठाती हूँ कि वहां पे मुसलमानों को गन पॉइंट पे कहा जाता है कि जय श्री राम बोले। आज आपने जो कि इंडिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपने इस प्रोग्राम में सबूत दे दिया, आज आपने साबित कर दिया
आप एक एंकर को कह रहे हैं जो कि मुसलमान है, जिसका मजहब अलग है, जिसका रिलीजन अलग है, जिसका धर्म अलग है, आप उसे कह रहे हैं कि तुम जय श्री राम बोलो। आप आकर क्या कहते हैं? क्या इन्होंने तो स्टैंप लगा दी तो वहाँ के मुसलमानों के साथ किया जाता है। आज दुबे जी ने उन तमाम हिंदुओं की नुमाइंदगी कर दी जो गन पॉइंट पे उनको कहते हैं जय श्री राम बोलो, जो नहीं बोलता उनके साथ क्या होता है वहाँ पे। अतर ये आपको भी पता है बतौर सहाफी, मुझे भी पता है, रिफत आपको भी पता है। अतर आपको कमेंट चाहूंगा। एक स्टेट मिनिस्टर ने भी आज इनके एक स्टेट मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि वहाँ पे जो मुसलमान निकाब करते हैं। देखिए दुबे जी, ये तो बड़ी अजीब बात है, बड़ी अनफेयर बात है। आप हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, मैं तो आपको नहीं कहूंगी कि वजू करके मेरे साथ नमाज पढ़ लें। मेरा अपना रिलीजन है, आपका अपना रिलीजन है, मैं आपका एहतराम करती हूँ, आप मेरा एहतराम करते हैं। जो मंदिर में जाता है मैं उसका एहतराम करती हूँ, जो चर्च में जाता है मैं उसका एहतराम करती हूँ, हम मस्जिद में जाने वाले लोग हैं। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि मैं जय श्री राम बोलूं? आप उसको उसके ऊपर रहने दें, आपकी कोशिश होती है। मैंने तो आपको नहीं कहा कि वजू करके नमाज पढ़े मेरे साथ, मतलब ये आपने ये मतलब हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं, मैं आपको नहीं कहूंगी, मैं आपको नहीं कहूंगी मेरे साथ मस्जिद में चलें। मेरी बात सुनिए, आपका अपना मजहब है, मेरा अपना मजहब है, हम दोनों एक दूसरे का एहतराम करें। हमारी डिस्कशन में मजहब कहाँ से आ गया, पहले मुझे जरा ये बताइएगा। आपकी मेरी डिस्कशन में मैं तो पाकिस्तान और इंडिया का मामला डिस्कस कर रही हूँ, मैं तो आगे हमारे जो मामलात है वो डिस्कस कर रही हूँ। मैं तो आपका मेरा रिलीजन अंदर कहाँ से आ गया, मुझे तो बात समझ नहीं आ रही। हम बतौर सहाफी बात कर रहे हैं, हम दोनों ममालिक के बारे में बात करें, ताल्लुकात के बारे में बात करें, अंदर मजहब कहाँ से आ गया? ये अच्छी बात है कि भारत सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। निश्चित ही भारत भी पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहता है। लेकिन आपने अपने व्यूअर्स को बड़ा मायूस किया होगा, ने भी बयान दिया है, वो भी हैरान हो गए इस मुतालिबे पर। आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, ये सब बयान ठीक है, लेकिन सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को ठोस पहल करनी होगी। जिस तरह भारत ने कश्मीर के युद्धबंदियों को छोड़ा था, ठीक उसी तरह पाकिस्तान को भी वहां की जेलों में बंद बेगुनाह भारतीय मछुआरों को तत्काल रिहा करना चाहिए, तभी आगे का रास्ता साफ हो पाएगा। पाकिस्तान को अपना रवैया बदलना होगा। 73 साल में 4 युद्धों के परिणाम पाकिस्तान देख चुका है। भारत कोरोना वैक्सीन की पहल कर चुका है, अब बारी पाकिस्तान की है। फिजा जी, हम सभी लोग जानते हैं कि पड़ोसियों से बुरे संबंध रखकर कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया है। हम आपके प्रति स्नेह भाव रखते हैं और शायद आप रखती हैं या नहीं रखती, मैं नहीं जानता। दोनों ही मुल्कों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आवाम है एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखती होगी, लेकिन सवाल ये है क्या आपकी हुकूमत को ये बर्दाश्त नहीं? क्या इस कारण दोनों देशों में स्नेह कायम करने की आपकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई? बताइए फिजा जी, मैं आपसे जवाब चाहता हूं। अतर मैं आपसे जवाब चाहूंगी इन बातों का। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने आगाज में मुतालिबा कर दिया, जो मुझे समझ नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल हिंदी उस तरह समझ नहीं आती है। थोड़ी बहुत हिंदी के अल्फाज समझ आते हैं, पूरी हिंदी नहीं आती। तो आपने और मुझे रिफत ने समझाया कि ये मुझसे मुतालिबा करे कि मैं जय श्री राम बोलूं। मुझे तो बात अभी तक हजम नहीं हो रही। मैंने तो इनसे मुतालिबा नहीं किया कि चलो वजू करो मेरे साथ नमाज पढ़ लो। मैंने भी पढ़नी है नमाज ईशा की, तो मैं तो उनको नहीं कहूंगी कि आप वजू करें मेरे साथ ईशा की नमाज पढ़ लें। उनका अपना धर्म है, मेरा अपना रिलीजन है। मुझे तो समझ ही नहीं कि सहाफियों के डिस्कशन में ये हम जो बात करें, ममालिक के बारे में बात करें, अंदर जय श्री राम का नारा मैं क्यों लगाऊं? मुझे बात ही समझ नहीं आ रही। मतलब क्या मकसद है? सम्मान करती है, हिंदू धर्म का भी सम्मान करते हैं। जी दोबे जी जरा आप सुन लें ताकि बात समझ आ जाए सबको। आपकी बात हमने सुन ली। देखिए, पहली बात यह है कि दुबे जी, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मसला है ना, वो दो मजाहिब का मसला नहीं है। दुनिया का कोई भी मजहब हो, हम उसकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। ये हमें सिखाया जाता है इस्लाम के अंदर। चाहे कोई भी मजहब हो दुनिया का, हम किसी भी मजहब को उसके खिलाफ बात नहीं करते, किसी की दिल इजारी नहीं करते। दूसरी बात यह है कि जो आपने आके यहाँ पे बात की कि डॉक्टर फिजा पहले जय श्री राम का नारा लगाएं, यही वो प्रॉब्लम है आज इंडिया में, जहां पे मुसलमानों को पकड़ के मारा जाता है कि जय श्री राम का नारा लगाएं। क्या राम ये करते थे? लोगों को जबरदस्ती नारे लगवाते थे? बड़ी अच्छी बात की आपने। तरीका आपकी मुल्क के अंदर तो चल रहा है। अगर आपको ये ख्वाहिश है कि आप मीडिया पे भी आके इस तरह डिक्टेट करेंगे, इस तरह डिक्टेट करेंगे कि लोगों से, हमने आपको यहाँ पे बुला के ये कहा है कि पहले आप ये नारा लगाएं तो फिर हम आगे बात करेंगे, तो ये आपकी क्राइसिस है ना आपकी सोसाइटी की, उसकी रिफ्लेक्शन है। दोबे जी आप सुन ले ना,
आपने अपना नारा लगा लिया, सुन भी लेना जी। अब जरा आप जवाब सुन लें, मेरी बात सुनिए, आप सोलो गेस्ट नहीं है, मैंने आपको बहुत सुना, करने आपको बड़े एहतराम से सुना, रिफत भी सुना, आप सुनिए, अपनी बारे में बोलिएगा। सोसाइटी हर चीज को एक नजर से देख रही है, ये जो जय श्री राम का नारा है इसकी नजर से देख रही है। आपकी सोसाइटी के अंदर माइनॉरिटीज जो तंग हैं, आज जो कश्मीरी जो तंग हैं, वो इसी तंग नजरी की वजह से हैं कि हर किसी को आप इस एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। आपके एक स्टेट मिनिस्टर ने आज ही बयान दिया है कि भारत के अंदर जो मुसलमान ख्वातीन हैं उनके पर्दे के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। फिर आप लोग घर वापसी की बात करते हैं कि हर बंदा जो है वो हिंदू हो जाए, इसलिए कि हिंदुइज्म सबसे पुराना है, तमाम मुसलमान वापस आए, वो कन्वर्ट है। तो ये वो चीजें हैं जिनको ऊपर आपने कवर करना है। आपके यहाँ आप हुकूमत की तरफ से एक मुस्बत बात हुई है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान की माजरत के साथ उस कुएं वाली हालत है जिसको पाक करने के लिए हम उसमें से बाल्टियां तो निकाल रहे हैं, लेकिन जो असल गंदगी है वो अभी भी अंदर मौजूद है, और वो गंदगी मौजूद है मोदी और बीजेपी और आरएसएस की मेंटालिटी की सूरत में। जब तक वो गंदगी उस कुएं से बाहर नहीं निकालेंगे तो वो कुआं कभी भी पाक नहीं हो सकता। तो ये सोच है जो आप लोगों ने चेंज करनी है, जिसकी वजह से आपके मुल्क में आजकल ये हालात हैं। जहां तक पीस का ताल्लुक है, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हमारी ख्वाहिश है कि कोई भी हमारा नेबर हो उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, हम पुरअमन तरीके से रहें। और पाकिस्तान तो बार बार अमन की ऑफर करता रहा है, बार बार ये कहता रहा है कि हमें डायलॉग करना चाहिए। उधर से ही आपकी तरफ से फिल्मी डायलॉग आते थे, ये कर देंगे, पीओके ले लेंगे, कब्जा कर लेंगे, वो कर लेंगे। अभी जब औकात चाइना ने याद करवाई है अमेरिका को और आपको भी, तो आपको पता चला है कि ये तो नहीं हो सकता। तो इसी वजह से अब आप हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसलिए कि हमें परवाह है भारत के अंदर जो लोग हैं, माइनॉरिटीज हैं, जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, हम चाहते हैं कि उनकी जिंदगियां आसान हो और दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी से अगर उनकी जिंदगी आसान होती है, कश्मीर के मसले के हल की तरफ कोई सूरत निकलती है, तो उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप हमसे जय श्री राम का नारा लगवाएंगे जबरदस्ती, तो ये आपकी भूल है। आपने पाकिस्तान डे परेड भी देखी होगी, हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो दोनों चीजें आपके सामने मौजूद हैं, चूज आपने खुद करनी है। जी जी, अच्छा रिफत, पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। रिफत, आप भी यकीनी तौर पे इस पूरी सिचुएशन पे कमेंट करना चाह रही होंगी कि इन्होंने मेरे साथ अभी इस प्रोग्राम में क्या किया, बल्कि उन तमाम हिंदुओं की इन्होंने नुमाइंदगी कर दी, इन्होंने बाकायदा स्टैंप लगा दी कि वहां पे इस तरह किया जाता है, गन पॉइंट पे बोलो जय श्री राम। क्या कहेंगी आप? फिर दुबे जी आती हूँ आपकी तरफ। असल में ये एक दिमागी एक बीमारी वहां पे पैदा हो गई है, मतलब कि आपने हमारी ही बात सुननी है, हम बहुत सुपीरियर हैं और बाकी जितने भी मज़ाहिब हैं वो मतलब हिंदू धर्म से ही निकले हैं। मतलब एक तो इनको तारीख का बिल्कुल पता नहीं है, और चले तारीख इसके ऊपर हम क्या बात करें। अभी आप देखिए, आप अथर साहब कह रहे थे कि इन्होंने ये वहां पे जो है सिर्फ मुसलमानों से जो है जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। नहीं, वहां पर क्रिश्चियंस को भी इतना ये थ्रेट करते हैं, उनको जो है वहां पे लिंचिंग की जाती है, उनसे जो है जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। वहां पे एक फैमिली थी, उसकी बड़ी वीडियो वो वायरल हुई थी और उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी बड़ा वो उठाया था। पूरी की पूरी फैमिली को बरहना किया, औरतों को, और बरहना होके उनको कहा कि भाई आप जय श्री राम के नारे लगाओ। वहां पे गाय के गोश्त पे ये काटते हैं। मसला इनका ये है कि ये समझते हैं कि हमने हर एक धर्म को कन्वर्ट करना है हिंदू में। ये आइडियोलॉजी है बीजेपी की, ये आइडियोलॉजी है आरएसएस की। इनको वहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू बसाने हैं, उस सरजमीन पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू बसाने, बाकी तमाम रिलीजन का ये नामो निशान मिटाना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आती ये बाहर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कैसे मिक्स होते हैं। अगर ये देखें कि बाकी ममालिक इनके साथ ऐसा करें, क्योंकि दुनिया में अभी सबसे बड़ा मजहब अगर है तो क्रिश्चियनिटी है, दूसरे नंबर पे मुस्लिम है, तो ये चाहते हैं कि तमाम के तमाम जो क्रिश्चियंस हैं वो भी हिंदू बन जाएं, तमाम मुसलमान भी हिंदू बन जाएं, और अगर कोई बुद्धिस्ट वगैरह भी हैं वो भी हिंदू बन जाएं। तो ये इनकी जहनी बीमारी जो है ना, वो इनको कभी भी तरक्की नहीं करने देगी, कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। फिर उसके बाद मैं दुबे जी से कहना चाहूंगी, दुबे जी जबरदस्ती किसी से अल्लाह अकबर कहलाना भी उतना ही गुनाह है जितना ये आपका जय श्री राम कहलाना, और जय श्री राम कहलाना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना जबरदस्ती कोई मुसलमान किसी से अल्लाह अकबर कहलवाएगा। हमारा मजहब हमें कभी नहीं कहता कि आप जबरदस्ती से किसी से जो है वो करें कि आप किसी के सर पे जो है। तो होता ही, क्या बात की आपने रिफत, दीन तो होता ही ऐसा मामला है कि आप जब तक दिल से नहीं करते, आपका जो ईमान है वो तो दिल से निकलता है ना, नियत से। आप जबरदस्ती किसी को कह ही नहीं सकते।
एग्जैक्टली। दूसरी बात, दुबे जी, हर एक प्लेटफॉर्म होता है, मतलब ये प्लेटफॉर्म था कि आप यहाँ पर इंडिया और जो पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं उसके ऊपर आपको दावत दी गई थी। आपको फोकस करना चाहिए था अपने इशू के ऊपर। बल्कि दुबे जी तो परेशान हो गए होंगे कि दुबे जी ने कर क्या दिया। अब तो दुबे जी को एहसास हो रहा होगा कि दुबे जी साहब ने तो अपनी व्यूअरशिप खराब कर ली। लोग क्या सोच रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं। नहीं, इन्होंने अपनी व्यूअरशिप खराब नहीं की है। इनके नाम पे वहाँ पे नारे लगेंगे, वो बड़े ढीठ हैं ये, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे ही, असल में ये जिन टीवी शोज में बैठते हैं ना, वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे कहा जाता है लगाओ पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाओ, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ। भाई जबरदस्ती आप नारे लगवाओगे, क्या साबित करोगे? मतलब चले अगर आपने लगा भी दिया नारा, उससे क्या हो जाएगा? मतलब जबरदस्ती किसी के गन पॉइंट पे किसी ने बेचारे ने जबरदस्ती बोल भी दिया, मतलब उससे आपको निकलेगा क्या, मिलेगा क्या, साबित क्या होगा उससे? जबरदस्ती तो पाकिस्तान में कन्वर्ट किया जाता है हिंदुओं को, भारत। इसी वजह से कश्मीरी कौम इनसे नाला है। मुझे तो 4 पंक्तियां इस समय याद आ रही हैं, आपको सुनाना चाहूंगा। याद करो सियाचिन और कारगिल से कैसे भगाया है, 65 और 71 में हमने कैसे धूल चटाया है। गिड़गिड़ाए थे तब, माफ करो अब, करते थे तौबा तौबा, आज दिखाते आंख हमें ही, करते फिर नादानी हो, दुनिया वाले जानते हैं ये कैसे पाकिस्तानी हो। भारत और हिंदू धर्म पर कुछ भी बोलने से पहले हर किसी को धर्म का पाठ जरूर पढ़ लेना चाहिए। हिंदू धर्म में धरती माता की पूजा की जाती है, हम धरती माता को मानने वाले लोग हैं। अंदाजा लगा लीजिए कितनी विशाल सोच है हमारी। चले 20 मिनट हो गए प्रोग्राम शुरू, बल्कि 21 मिनट हो गए हैं और आपको पता है कि आधे से ज्यादा प्रोग्राम खत्म हो गया। मेरे पास 12 से 14 मिनट रह गए हैं। हमने डिस्कस क्या किया? मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस टाइम पे। अतर मुझे बताया हमने डिस्कस क्या किया? दुबे जी ने अजीबोगरीब सी बात कर दी अपने अकल के मुताबिक, या अपने ये जो वहाँ पे आपको पता है जो माहौल बना हुआ है, उन्होंने वही सीखना ना जहाँ पे माहौल है, जो वहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब ने और बीजेपी की गवर्नमेंट ने माहौल बनाया हुआ है। दुबे जी उसी माहौल का हिस्सा है, उन्होंने वही किया जो उन्होंने करना था। वहाँ पर हो रहा है, पता नहीं कितने मुसलमानों को गन पॉइंट पे ऐसा कहा जाता है, जो नहीं कहते उनके साथ क्या लोगों के सामान गिराए जाते हैं। वो आपने वो वीडियो देखी होगी जब जाके घर में मारा जा रहा था उस फैमिली को। मुझे एक मिनट, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। हमने क्या मतलब अभी तक क्या डिस्कशन की? सिर्फ दुबे जी साहब के इस एक मंतक की वजह से आपसे जवाब लूंगी था, लेकिन मैं रिफत का जरा एक पॉइंट वो शेयर करना चाह रही थी। रिफत प्लीज। दुबे जी, आपने ये जो कहा ना कि हमने क्या गिराया है क्या कराया है, उसके मैं आपको कहूंगी आपने फिर 1 करोड़ अवाम पे 10 लाख आर्मी भी बिठाया है, ठीक है? तो आपने वो वहां पे वो मत गिने, वो बंदूक की जोर पे आप कश्मीरियों को तो आज तक जीत नहीं सके। आप क्या किसी चाइना ने बिना गोली चलाए आप आधी से ज्यादा सरहद वहां पे लद्दाख की ले ली, हिमाचल में उसने कब्जा कर लिया, चिकन नेक आपकी कटने वाली है। ये बड़ी बड़ी बातें जो है ना, ये बड़ी बड़ी बातें दुनिया ने मोदी जी का बांग्लादेश के अंदर बेहतर संबंध रखने की सीख देता है। भाई पाकिस्तानी फौज भारत से संबंध बिगाड़ने की जुगत में लगी रहती है। पहुंच गए वहां पर भी, बांग्लादेश की आजादी में भी उन्होंने हिस्सा डाला था। ये जालखेरी क्यों, ये कुचक्र क्यों, साजिश क्यों, षड्यंत्र क्यों? अब आपको पाकिस्तान के नाम पे तो वोट मिलने से रहे कि पाकिस्तान के साथ हम युद्ध करेंगे, हम पीओके वापस लेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, उस पे तो आपको वोट मिलने से रहे। अब बांग्लादेश पहुंच गए आप कि बांग्लादेश की आजादी में हमने वहां पे आपको जूते नहीं पड़े, बाकी बांग्लादेश की आवाम ने कुछ बकाया नहीं छोड़ा, सिर्फ आपको गवर्नमेंट लेवल पर वहां पे जो है एंटरटेन किया गया है। बाकी वहां की आवाम ने आपको सख्ती से वहां पे जो है बाइकआउट की है आपका। ये इससे ज्यादा आपके लिए कोई शर्मिंदगी की बात होगी? पूरे आप जरा इर्द गिर्द आप संबंध बेहतर बनाकर रखना चाहते हैं तो छोड़िए ना उन मछुआरों को जो आपकी जेलों में बंद हैं, बेकसूर मछुआरे हैं। आप संबंध बेहतर करना चाहते हैं तो छोड़िए बेकसूर मछुआरों को। मेरी बात सुनिए, अगर हिंदुस्तान के अंदर जी, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई हिंदुस्तानी सफाई करता है तो वो क्या वो क्लीनर हो गया? वो हिंदुस्तानी नहीं है। इसी तरह अगर कोई वहां का मछुआरा है तो आपने कहा कि पाकिस्तान हमारे तो आपको मछुआरों को छोड़ना चाहिए, सीधी सी बात है। आपने कभी कहा कि पाकिस्तान मुश्किल ये है कि आपने कभी अमेरिका समेत किसी देश को अपना माना ही नहीं। पाकिस्तान की विदेश नीति केवल संख्या और स्वार्थ के भरोसे टिकी है। यही वजह है कि बाइडेन प्रशासन में अधिक भारतीयों के होने से पाकिस्तान चिंतित है।
कभी किसी पर भरोसा करके तो देखिए जनाब। दुबे जी, दुकान ज्यादा दिनों तक नहीं चली। आप भरोसे के लायक हैं? आप मुझे बताइए, आपने हमारे साथ किया क्या? आप मुझे बताइए कौन से लेवल पे आप पे भरोसा किया जाए? आपने हमारे साथ पावर ऑफ एसेशन साइन करवाया, उसके बाद आपने हमारा प्राइम मिनिस्टर हटा दिया, उसको 17 साल आपने जेल दी, उसके बाद आपने सीएम तक की पोजीशन पर लेकर आए, फिर सीएम भी हटा दिया। आज हमारी वहां पे कश्मीर में आप हालत देखिए, हमारी जमीनें, हमारे साथ जो आपने एग्रीमेंट किए, जो वादे किए, वो उनकी उड़ाने वाले आप लोग। आप कहते हैं कि हमारे ऊपर यकीन करो। आपने कोई ऐसा कदम उठाया है आज तक अमन के लिए कि आपके ऊपर यकीन किया जाए? रोजाना तो आप हमारे निहत्ते 6 महीने की बच्ची तक को आपने जो है पैलेट्स मारे हैं। आपने जो है 16 साल की बच्ची जो इंशा है, वो इंशा जान है, उसको आपने बंद करके रखा हुआ है जेल में टेररिज्म के एक्ट में। आप बात करते हैं हमारे बच्चे, आप देखें रोजाना आप हमारे घर जलाते हैं, हमारे बच्चों को फेक पीएसएस लगा के आपने जेलों में बंद किया हुआ, हमारे तालीमी इदारे बंद है, आपने हमारे इकोनॉमी तबाह कर दिया, आपने हमारा सब कुछ, हमसे हमारी हस्ती छीन ली। आप कहते हैं कि जो है अमन की बात करो। अमन की बात आपके मुंह से सूट करती है? आपने कौन सा ऐसा कदम उठाया है? हम आपके बयान से स्पष्ट नजर आती है कि आंसू गैस खराब हो रही थी, इस कारण कर्मचारियों पर बरसा दी। भला ये कोई बयान हुआ? धूर्त गृह मंत्री शेख रशीद का बयान है ये, आप याद कर लीजिए। उन्हें भी मैं बता दूं कि भारत में भी बहुत कुछ खराब हो रहा है और इस कारण होशियार रहें। नेक सलाह यही है कि पहले शिया सुन्नी के झगड़े अपने यहाँ खत्म करें, क्योंकि स्थिति नहीं कर रही थी। आप में किताब के दिनों में कितना तेल है चाइना में कोशिश करता है तो उसे रोक दिया जाता है। 18 एनजीओ को देश छोड़ने का फरमान आपके देश में सुनाया जो समाज सेवा कर रहे थे। ताजा उदाहरण है। अच्छा दुबे जी, बात तो दुबे जी, अगर हम अपनी बारी पे बात कर लेंगे तो सबकी बात आसानी से समझ आएगी। बात यह है कि आप मछेरों की बात कर रहे थे, लेकिन बिन पानी की मछली की तरह आप तड़प रहे हैं जब से आप इस प्रोग्राम में आए हैं। लगता है आप बोल लीजिए, जो अमन की तरफ चीजें बढ़ रही हैं वो पसंद नहीं। दूसरी बात यह है कि आज रात को सोने से पहले तकिए के नीचे जो आपने मोदी जी की तस्वीर रखी हुई है ना, उसको गले लगा के रोइएगा, कहिएगा मैं गया था वहां पे और फिर मैंने जय श्री राम का नारा लगवाने की बात की, आपकी बात मानी पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। ये सोच चेंज करें, ये बचगाना सोच चेंज करें और आज चीजों को समझें जो खित्ते के अंदर हो रही हैं, आपके मुल्क के अंदर हो रही हैं। अब ये जो रिफत है, ये आपके मकबूजा कश्मीर है, इनका वहां से ताल्लुक है, इनकी पूरी फैमिली है। इनको क्या मैं कह रहा हूं कि ये इनके ऊपर जुल्म हो रहा है? ये कश्मीरी आपको बता रहे हैं, आप हमारी बात तो ना माने। आप कहते हैं ना जी कश्मीर हमारा अटूट अंग है, कश्मीर हमारा है, तो कश्मीरी अटूट आपका अंग नहीं है, खाली वो खित्ता आपका अंग है, ताकि वो आप सारे ब्राह्मणों को दे दें, सारे अपने इंडियंस को दे दें, ताकि वो आके डोमिसाइल उनको दे दें, वो आके वहां पे कब्जा कर लें। जो कश्मीरी है वहां पे वो आपके नहीं है। इनकी तो बात सुन ले, पाकिस्तानी तो बुरे हैं, हमें छोड़ दे, इनकी तो बात सुन लो यार। इन बेचारों का क्या कसूर है? इनको तो आप कहते हो कि ये हमारा अटूट अंग है, लेकिन कश्मीरियों से इतनी नफरत, कश्मीरियों पे इतने मुजालिम, यार ये इतने इस तरह तो ना करें ना आप। कुछ तो ख्याल करें कि ये इन लोगों का कर लें, हमारा नहीं करना। तो दूसरी बात ये कि ये डिस्कशन आज होनी थी पाकिस्तान और इंडिया के बायलैटरल जो हमारे टाइज हैं, वो किस तरह उनमें बेहतरी आ सकती है। आपने आके यहाँ पे वही अपनी कज फहमी का, अगेन अपनी तंग नजरी का मुजाहरा कर दिया और उसी तरीके से वो जिस तरह कहते हैं ना, अब उसकी कोई मंतक है ना कुछ है, बहस को किसी और तरफ ले गए। जिस तरह जो है आपके मुल्क में कोरोना की इलाज के हवाले से अजीब अजीब चीजों के बारे में कहा जा रहा है कि उससे कोरोना का इलाज हो जाता है, ये मंतक है आप लोगों की आज तक, और ये आप लोगों की इस वक्त हालत है। इस पे रोना ही आ सकता है बंदे को, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हों, सैनिटी विल प्रिवेल और कोई ऐसी सूरत पैदा होगी जो कश्मीरी हैं वहां पे और जो दीगर माइनॉरिटीज हैं उनकी जिंदगियां आसान होंगी भारत में। सही देखिए, सीधी बात एक ये है कि भारत बेहतर संबंध चाहता है अपने सभी पड़ोसियों से। भारत बेहतर संबंध चाहता है, भारत ने पहल की है और भारत अब ये चाहता है कि पाकिस्तान की तरफ से पहल हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर अमन होगा, शांति होगी, दोनों देशों की तरक्की होगी, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और पहल ये होनी चाहिए कि मछुआरों को रिहा किया जाना चाहिए। इस माइंडसेट के साथ कभी पहल नहीं हो सकती। मैंने समझा नारा लगाओ। मैं कह रही हूँ कि इतने इस माइंडसेट के साथ तो कभी भी तब्दीली नहीं लाई जा सकती है। अगर आप जो है जबरदस्ती आजादी दें, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको रिस्पेक्ट करें। वहां पे आप देखिए इन्होंने हमारे सारे जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, कल इन्होंने महबूबा मुफ्ती जिसने बीजेपी को, आपको पता है बीजेपी का कश्मीर में नामो निशान नहीं था,
बीजेपी को कश्मीर में लाने वाली महबूबा मुफ्ती है, कल उसको लगा लिया जी इसका जो है फलां उसके साथ जो था किसी मुजाहिद के साथ इसने बात की थी, उसके साथ बात करते उसके ऊपर एक्ट लगा दिया, उसका पासपोर्ट अभी वो उन्होंने बंद कर दिया है। ये इनका हाल है, जो इनके लिए लड़ते रहे वहां पे, जो इनको कश्मीर के अंदर लेकर आए, ये उनके साथ क्या कर रहे हैं? मतलब ये कह रहे हैं कि डायलॉग करो, बात करो, हम अमन को रास्ता दे रहे हैं। ये अमन को रास्ता दे रहे हैं? मतलब इस माइंडसेट के साथ जब ये आएंगे कि भाई हमने कब्जा करना है, ये आप अभी अतर जी ने बात की थी कि ये ला के वहां पे कश्मीरी ब्राह्मण, ये कश्मीरी ब्राह्मण को कत्ल करने वाले यही लोग हैं, उनको मारने वाले यही लोग हैं, और ताकि वहां पे फसाद फैले ये हिंदू मुस्लिम का, ये सारी गंदगी जो है ये इन्होंने वहां पे मचाई है। ये लोग वहां पे अमन चाहते ही नहीं कि कश्मीर के अंदर अमन हो, क्योंकि इनकी जो है ये दुकानें बंद होंगी, इनके पता नहीं कितने टीवी चैनल्स उसी दिन खत्म हो जाएंगे जिस दिन मसला कश्मीर हल हो जाता है। इनका तो 24/7 आप देखें, इनके टीवी चैनल्स के ऊपर कश्मीर के ऊपर बात हो रही होती है 24/7। ये अपनी अवाम के दिलों में जहर भर रहे होते हैं। इस बात का इल्म होना चाहिए कि क्यों चीन जैसे तथाकथित उसके मित्र देश भी उसे बार बार फंड देने से संकोच करने लगे हैं, क्यों इमरान को बार बार सऊदी की तरफ मदद के लिए देखना पड़ता है, क्यों पाकिस्तान में आज तक नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं, क्यों पाकिस्तान में ब्लैकआउट होता है, क्यों इलाज के अभाव में लाखों की मौत हो जाती है, क्यों श्रीलंका की संसद में इमरान का संबोधन रद्द किया जाता है, क्यों सेना में निचले स्तर के सैनिकों का शोषण होता है। हमें बेहद हमदर्दी है पाकिस्तान के उन पायलटों से जिन्हें बिना बेहतर ट्रेनिंग पुराने खटारा प्लेन उड़ाने के लिए दे दिए जाते हैं, और फिर वो हादसे का शिकार जाते हैं। नए विमान बनाना तो दूर पे नहीं, कैसे मिलती है, तो अभी तक पुराने विमान भी अपग्रेड नहीं कर पाए। जाहिर है आप वायु सैनिकों की देश प्रेम की भावना का यहीं पे रहूंगा, ऐसी चाहे तो मिलती कोई नहीं। तो अभिनंदन से पूछना कि हमारे पायलट्स को कैसी ट्रेनिंग मिलती है? जो आपके प्लेन है ना, मुझे नहीं पता पाकिस्तान के प्लेन के बारे में, लेकिन जो इंडिया के प्लेन है, हम लोग मतलब जब ऊपर से गुजर रहे होते घरों के ऊपर से, मैं तो फौरन पोस्ट करती हूँ कि भाई खुदा के लिए अपने अपने जो ना घरों से बाहर निकल आओ, ये उड़ते ताबूत है, कोई पता नहीं कब गिर जाएंगे। आप पहले अपने पायलट्स को देखिए, अपने जो है उनको देखिए, 29 जैसे प्लेन डेली गिर रहे होते हैं आपके। जिस मुल्क में दोबे जी जैसे दानिश्वर होंगे, वहां पे पायलट और जहाज कैसे होंगे, वो उसका भी आप अंदाजा खुद ही लगा सकती हैं। हाँ ऐसा, हाँ ये दोबे जी जो है, एहसान को फरार कराने वाले किस मुल्क में है आप ही बता दीजिए, किसने एहसान को फरार कराया? आर्मी स्कूल पर हमले में शामिल मासूम बच्चों का लहू बहाने वाले को क्यों छोड़ा गया? वो हमला आपने करवाया दोबे जी, वो आपकी हुकूमत ने, अजीत दोवल ने, अब तो ईरान भी आतंकियों को अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के अंदर दहशत लगा चुका है। अरे भारत की छोड़ी, भारत से आपकी दुश्मनी है, आप भारत की बात नहीं मानेंगे। ईरान भी आपको फटकार लगा चुका है, आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, नाजरीन भी देख रहे हैं कि प्रोग्राम बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ चला गया है। दोबे जी, मैं इसमें आपको, ये आखिरी 3 से 4 मिनट है, लेकिन दुबे जी आपने कोई ऐसी बात नहीं की कि मतलब कोई फ्रूटफुल हम बात करें, कोई हेल्दी डिस्कशन करें। मतलब मैं बड़ी मायूस हुई हूँ दुबे जी। जी अतर आपका लास्ट कमेंट। जी हाँ फिजा जी, आप मायूस, शायद आपको मायूस होने का दिखावा करना पड़ेगा, मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी। कर सकते अभी आप दुबे जी तो इसके अंदर से मोदी की दुबे जी, मैं इस प्रोग्राम की मेजबान ना हूँ तो मैं आपकी इतनी बदतमीजी कभी बर्दाश्त ना करूँ। मैं इस प्रोग्राम की मेजबान हूँ, आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन आप अपनी टोन को ठीक करें प्लीज। फिजा जी, मैं एक बात, अगर आप नहीं तमीज से बात कर सकते बिल्कुल प्रोग्राम में ना आए, अगले प्रोग्राम से। आप हर बात में गलत बात कर रहे हैं, आपका अंदाज इतना बदतमीजाना है, मैं कितनी बार आपकी बदतमीजी बर्दाश्त करूं? मैं इनको जवाब देना चाहूंगी, प्लीज खुदा का खौफ करें। आप पढ़े लिखे तो साबित करें प्रैक्टिकली का पढ़े लिखे, आपने कहीं से एजुकेशन हासिल की है, ये बात करने का कोई तरीका नहीं है। मालूम है आप अपनी सहमत की बात नहीं, बात ना पुलिस से बात करें बयान से सहमत नहीं होंगी, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा ना। मैं आपकी बदतमीजी बर्दाश्त करने के लिए प्रोग्राम नहीं कर रही, और आप अक्सर प्रोग्राम में बदतमीजी करते हैं, और मैं हमेशा बर्दाश्त करती हूँ, हमेशा। मदद लेते थे, ये आपकी पूर्व मंत्री ने बोला था। लास्ट कमेंट,
अतर क्या मतलब क्या है अतर, इनकी क्या नफ्सियात है, क्यों बदतमीजी करते हैं? क्या बदतमीजी करके भी उतना सुकून महसूस करते हैं जिससे कश्मीर में रहते, कश्मीर में गोलियां चला के ये सुकून महसूस करते हैं? अजीब नफ्सियात है इनकी। फिजा जी, आप जब भी इनको प्रोग्राम में लेकर आती है ना, वो एक दिन दानवीर जी आए थे और ये उसके अलावा वो कादियान साहब आए थे, मतलब इनमें से कोई भी टॉपिक के ऊपर बात नहीं करता है। मतलब इनसे जब बात की जाए ना, इनको यहाँ से हकाइक बताया जाए, उसके ऊपर बात नहीं। मैं जनरल राज कादियान साहब की इतनी तारीफ जरूर करूंगी, वो डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं इंडिया के, बड़े ओहदे पे फाइज रह चुके हैं, इंतहाई सेंसेबल इंसान है, बहुत इज्जत से बात करते हैं, बहुत एहतराम से बात करते हैं। और अभी वो मेरे साथ प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन जनरल राज कादियान साहब की मैं दिल से इज्जत करती हूँ कि जहां वो इख्तिलाफ भी करते हैं, वो बहुत तरीके से, बहुत तमीज के साथ, बहुत ही इज्जत के साथ, एहतराम के साथ बात करते हैं। जनरल राज कादियान टॉपिक पे वो भी एग्री करेंगे, रिफत आप भी एग्री करेंगे। मैं उनकी इज्जत करती हूं, टॉपिक पे शायद ना करते हो, लेकिन एहतराम का दायरा, मतलब एहतराम से बात करते हैं, उस दायरे से बाहर नहीं निकलते। ये उनकी तारीफ है जो मैं करूँ। जो आपने लाए थे वो दूसरे। जी, अगर आपका लास्ट कॉमेंट। जी 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 जी, बस लास्ट कमेंट मेरा यही है कि उम्मीद है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हों और बेहतरी की तरफ चीजें जाएं। और जो मसला है, मेन मसला कोई हमारा रिलीजियस मसला नहीं है, कोई मजहबी मसला नहीं है भारत के साथ। हमारा मसला हमारा कश्मीर का है। कश्मीर के मसले पे बात करें, इसको रिलीजियस जंग बनाने की कोशिश मत करें। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। इसको रिलीजियस जंग बनाने की कोशिश ना करें। कश्मीर का मसला है, जो इशूज़ पे बैठकर बात की जाए। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते पाक भारत टाकरा में। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।